बात एक चैनल की नहीं है। रीस्टोर बोलता है हिंदुस्तान तो चल ही रहा है। मेल लिखते हैं, यूट्यूब की तरफ से जवाब आता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगी सरकार करेगी। केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री समेत 200 से ज्यादा सांसदों के खिलाफ हम लिखे बोले हैं। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा चिंता जाहिर की है, चैनलों के नाम लिए हैं, प्रोग्राम के नाम लिए हैं, एंकर के नाम लिए हैं कि नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, न्यूज वीक, वॉइस, ये सब इनकी जरूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि एक सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम से इन्हें अलग कर दिया गया, इनकी बातों को, इनको। तो हम नरेंद्र मोदी की लाख आलोचना कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है उसकी हम CD MMS टेप रिकॉर्डिंग करने नहीं जा रहे हैं। हेलो एंड जय भीम, मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि और आप देखना शुरू कर चुके हैं द वॉइस मीडिया। पूरे दिन से कल ट्विटर पर एक ट्रेंड रहा कि रीस्टोर बोलता हिंदुस्तान। क्या हुआ है? बोलता हिंदुस्तान जो एक डिजिटल मीडिया पोर्टल है, उनकी वेबसाइट है, फेसबुक और ट्विटर तमाम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे है, उनका एक यूट्यूब चैनल भी था। लगभग 3 लाख उस पर सब्सक्राइबर्स थे। वो चैनल यूट्यूब ने बैन कर दिया है, वो चैनल अब नहीं रहा। उसके संपादक समर राज हमारे साथ हैं, इनसे बात करेंगे कि ये पूरा मामला है क्या। समर, बहुत बहुत स्वागत है आपका द वॉइस मीडिया। आपने जिक्र किया कि रीस्टोर बोलता हिंदुस्तान चल रहा है, तो उससे मुझे कुछ याद आ रहा है कि बात एक चैनल की नहीं है। रीस्टोर बोलता हिंदुस्तान तो चल ही रहा है, उसके पीछे एक मैसेज छुपा हुआ है कि रीस्टोर फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, हाँ, रीस्टोर क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट। सीधी सी बात है, सरकार की विश्वसनीयता को भी रीस्टोर अप करना पड़ेगा और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन की भी बात करेंगे, उस पर भी अब रीस्टोर करना पड़ेगा कि क्या ये सब चीज़ें बची हैं क्या? आपने तो अटैक कर दिया डायरेक्ट, और ये अटैक ही है। जैसे मैं बात को इसलिए बढ़ा चढ़ा कर नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन पॉलिटिकल टर्म में ही बोल रहा हूँ क्योंकि ये कार्रवाई पॉलिटिकल है, इस बात को मैं साबित कर सकता हूँ। अगर किसी वीडियो से, किसी कंटेंट से कोई आपत्ति होती, तो समर मैं रोकना चाहूंगा। मैं पहले मैं चाहूंगा कि हमारे दर्शकों को बताएं कि क्या प्रोसेस हुआ, पता चले क्या हुआ है। ठीक है, हुआ क्या है? 3 और 4 की रात को लगभग 1 बजे एक ईमेल आता है जिसमें कहा जाता है कि हम आपके चैनल पर कार्रवाई कर रहे हैं। तो आज के ज़माने में बहुत सारे डिजिटल फ्रॉड होते हैं, तो उस डर से हमने कुछ कार्रवाई उस पर अभी तुरंत का तुरंत रिप्लाई करना ठीक नहीं समझा। ये रात में आता है। तो उसके बाद हम देखते हैं कि दिन में देखेंगे हम क्या करना है, क्या जवाब देना है। दिन में देखते हैं कि यूट्यूब चैनल उड़ गया है और सारे वीडियो गायब हो गए हैं। फिर हम देखते हैं, इंतज़ार करते हैं कि क्या करना है। यूट्यूब की तरफ हम मेल लिखते हैं, यूट्यूब की तरफ से जवाब आता है कि हम कुछ नहीं करेंगे, जो करेगी सरकार करेगी। मेल में भी मेंशन है जो करेगी सरकार करेगी, और दोबारा जब हम उसको रिप्लाई करते हैं तो उसका भी जवाब यही आता है कि हमने सही एक्शन, मतलब हमने सरकार के कहने पर एक्शन लिया है। तो पहली बात तो एक सवाल के घेरे में ये भी आते हैं, प्लेटफॉर्म्स भी आते हैं, मेटा जैसे, गूगल जैसे, कि आप जब कहते हैं कि आप लोगों को स्वतंत्र आवाज़ के लिए प्लेटफॉर्म दे रहे हैं, तो आपकी जिम्मेदारी नहीं है क्या कि आप सवाल करें, सरकार से सवाल करें कि ऐसा क्या है, हमें तो कम से कम बताओ। उस मेल में एक चीज़ मेंशन है कि कॉन्फिडेंशियल है। अगर ये बता करके बंद कर दिया जाए कि मामला कॉन्फिडेंशियल है, चुनाव बाद या साल 2 साल बाद, 6 महीने बाद खोल दिया जाए, इस बीच में टीम, इस बीच में काम, इस बीच में अल्टरनेट आवाज का मोटिव जो है वो पूरा ना हो पाए, तो उसकी जवाबदेही क्या होगी? सरकार मान लो 6 महीने बाद हमें जवाब दे तो, और मनचाहा जवाब दे तो एक बात ये हुई कि कॉन्फिडेंशियल क्या है, कम से कम उस पार्टी को तो पता चलना चाहिए। उसमें आप मेंशन कर सकते थे कि ये बात हम आपको बता रहे हैं, ये बातें सोशल मीडिया पे नहीं जानी है, तो हम उसका जिक्र न करते। लेकिन वहाँ यहाँ तो एक तरफा कार्रवाई है, एक तरफा संवाद है। इसलिए तो साहिल, एक चीज़ हमें समझना होगा कि अगर प्रोसेस के तहत कार्रवाई होती है तो प्रोसेस के तहत अपील की जाती है, अगर पॉलिटिकल कार्रवाई होती है तो पॉलिटिकल हंगामा किया जाता है। किस रूल का हवाला देके उन्होंने कुछ बताया? उन्होंने एक क्लॉज का जिक्र किया है, और उसको, उस पे भी कोई स्पेशल लाइन नहीं, बस उस सेंटेंस में, उस ईमेल की एक लाइन में एक क्लॉज का जिक्र किया है जिसका कोई क्लियर सेंटेंस फ्रेमिंग नहीं है। बावजूद उसके हम मान लेते हैं कि चलो उस क्लॉज के तहत हम पर कार्रवाई की गई है, जिसका मतलब होता है कि अटैक ऑन सॉवरेनिटी ऑफ इंडिया, है ना, भारत की संप्रभुता पर अटैक हो गया है। तो पहली बात तो हम जाने मेल में इतना मेंशन नहीं, वो बस क्लॉज अकेले है, सिर्फ शायद 15(2) है, क्लॉज अकेले है। उस क्लॉज से
जो मीनिंग है उसके, जब जाते हैं आप गूगल पे जाते हैं, पढ़ते हैं कि अच्छा ये इस क्लॉज का ये मतलब है, तो सॉवरेनिटी पर कैसे अटैक है ये तो सरकार बताएगी। सॉवरेनिटी पर अटैक पॉलिटिकल साइंस का स्टूडेंट होने के नाते मैं समझ पा रहा हूँ कि जब मैप पर कहीं होता है, नक्शा कहीं गलत दिखाया जाता है, या फिर सरकारों पर थ्रेट, उसकी संसद के ऊपर अटैक किया जाता है, या संविधान के ऊपर अटैक किया जाता है, या गलत इंटरप्रेट किया जाता है इसी, तो क्या गलत मैप दिखाया गया है कुछ, क्या संविधान के खिलाफ कुछ बोला गया है, क्या पार्लियामेंट के खिलाफ कुछ बोला गया है? ऐसा नहीं हुआ होगा। हुआ अधिकतम ये होगा, जो खबरें और वीडियो हैं, कि संविधान के तहत चलने वाली संसद के अंदर बैठने वाले तमाम माननीयों के खिलाफ हमने बोले हैं। केंद्रीय मंत्री, वित्त मंत्री, प्रधानमंत्री समेत 200 से ज्यादा सांसदों के खिलाफ हम लिखे बोले हैं, कम से कम जो रूलिंग पार्टी के हैं। हमने सवाल किया है कि इलेक्टोरल बॉन्ड पर जब 50% से ऊपर का चंदा आपको मिला है तो 30% ही बोलकर अमित शाह जी झूठ क्यों बोल रहे हैं? या तो ये सॉवरेनिटी पर अटैक होगा, या फिर निर्मला सीतारमण नाम की वित्त मंत्री जो हर हफ्ते 2-4 झूठ और मजाकिया बात बोलकर चली जा रही हैं, इस देश के लोकतंत्र का एक तरह का मजाक उड़ा रही हैं, इतना गरिमामयी पद का मजाक उड़ा रही हैं, उनसे हम सवाल करते हैं ये संप्रभुता पर अटैक है, या फिर हम जो हमेशा से मोदी सरकार पर सवाल करते रहे हैं वो अटैक है, या फिर हो सकता है कि अभी लद्दाख में प्रोटेस्ट चल रहे हैं, सोनम वांगचुक नाम के एक सामाजिक कार्यकर्ता जो बहुत सम्मानित रहे हैं, वो अपनी बात रख रहे हैं, उनकी बातों को कवरेज दे रहे हैं, या तो उससे जुड़ा कुछ होगा। ये इंटरप्रेट कर रहे हैं बैठकर समर और साहिल, जबकि हमारा काम ही नहीं है, हमारा काम ही नहीं है अंदाजा लगाना। आपत्ति सरकार को है तो सरकार बताएगी ना कि क्या हुआ है। तो सोचो, ये हमारी और आपके एनर्जी का बेजा इस्तेमाल करवा रहे हैं। हम दोनों बैठकर इस पर चर्चा कर रहे हैं कि क्या गलत हुआ होगा। हमारी नज़र में तो गलत ही नहीं है, फिर भी अगर आपको कुछ गलत लग रहा है तो आप बताइए, फिर हम उस कंटेंट को सुधारने, एडिट करने, डिलीट करने, या जब गलत पाया जाए तो हम ऐसी कोई कार्रवाई ना करें तब बताइए। ऑप इंडिया नाम का एक प्रोपेगेंडिस्ट पोर्टल है जो हर रोज मतलब कई नस्लों के खिलाफ एक नफरत की पूरी वो चलाता है, मतलब मुसलमानों के खिलाफ तो उसका एकदम प्रोपेगेंडा है उस पूरी कौम के खिलाफ, है ना। और कई बार महिलाओं और दलितों के खिलाफ कितनी चीजें होती हैं, उस पर कितनी कार्रवाई हुई है। लेकिन मैं इतना भी ऐसे ब्लर करके नहीं छोड़ूंगा और कंपेरेटिव पॉलिटिकल बयान देके नहीं छोड़ूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा चिंता जाहिर की है, चैनलों के नाम लिए हैं, प्रोग्राम के नाम लिए हैं, एंकर के नाम लिए हैं, और कहा है कि ये लोग नफरत फैला रहे हैं। बाकायदा ये सुप्रीम कोर्ट कह रहे हैं, जज कह रहे हैं। उसके बावजूद भी इनमें से किसी पे कार्रवाई हुई है क्या? न्यूज 18 उड़ा दिया गया, जी न्यूज उड़ा दिया गया, एबीपी आज तक पर कोई कार्रवाई की गई? एक पर भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। उल्टा उनको बुला करके उनके साथ डिनर किया जाता है, उनको सम्मानित किया जाता है, उनको अलग अलग मंचों पर अलग अलग पुरस्कार दिया जा रहा है। तो ये एकदम पॉलिटिकल कार्रवाई है और सरकार की कार्रवाई है। अभी कुछ समय पहले समर आप बता रहे थे कि इंस्टाग्राम अकाउंट जो था बोलता हिंदुस्तान का वो भी गया था, उसमें क्या हवाला आया था मेटा की तरफ से? हमें तब लगा कि ये उनकी तरफ से ही है, और वो पहले सस्पेंड किए थे तो हमने अपील किया तो सस्पेंड के बाद डिलीट कर दिए, है ना। हम तब तक नहीं समझ पाए कि क्या है, और मुझे लगता है कि गूगल का कम से कम मेल के जरिए कम्युनिकेशन तो है, मेटा इससे भी ज़्यादा चालाकी करता है, वो कम्युनिकेट ही नहीं करता है। इससे कोई समर राज या उनकी टीम या बोलता हिंदुस्तान ही नहीं परेशान है, इससे न्यूज वीक चलाने वाले सुमित भी परेशान हैं, इससे आर्टिकल 19 चलाने वाले नवीन कुमार भी परेशान हैं, और शायद आप सबको समस्या आ रही हो गई है। ये सबने देखा है शैडो बैन एक बड़ा मुद्दा है कि आपके करोड़ों लोग वीडियो देखते थे, अचानक से 300 लोग देख रहे हैं, है ना। तो ये तो उसी तरह से हुआ कि जैसे सैटेलाइट के जरिए टीवी चैनल कुछ कर रहे हैं, उनका सैटेलाइट ही बंद कर दिया जाए, ऑडियंस को परोसा ही नहीं जा रहा ना, वो नहीं हो रहा है। और तो ये समस्याएं हैं। तो उधर तो हमें लगा कि चलो कुछ महीने देखते हैं, फिर मेटा में हम कहीं किसी से बात करेंगे। हमारी प्राथमिकता में नहीं था, क्योंकि इंस्टाग्राम अभी उतना पॉलिटिकल कंटेंट के लिए पेनेट्रेटेड प्लेटफॉर्म नहीं है, जैसे बस चुका है, एकदम बस गया है ट्विटर में, यूट्यूब में ये कंटेंट बस गया है कि लाखों लोग को रोज कंटेंट चाहिए। तो अभी हम सोच रहे थे, सब्र कर रहे थे, लेकिन सब्र का भी एक मतलब लिमिट है ना। अब आपने क्या किया कि यूट्यूब भी हटा दिया और इस तरह का मेल आया, तो फिर इस तरह के रिएक्शन हो रहे हैं। अभी अगर मैं चाहूँगा समर कि आप दर्शकों को बताएं कि कितनी बोलता हिंदुस्तान की कितनी टीम है, और ये जब आपको पता चला तो उस टाइम पे क्या कुछ अफरा तफरी का माहौल था, या मतलब क्योंकि कल का आपको कुछ पता नहीं है ना कि आज चैनल बंद हो गया, इतने समय से 7-8 साल आपने चैनल को दिए और एकदम से चैनल बंद हो जाए, तो फिर कल क्या करेंगे? वो पूरा माहौल कैसा था उसमें, और कितने लोगों की टीम? क्योंकि
5-6 लोगों की तो डेडिकेटली यूट्यूब के लिए ही टीम है, और 5-6 लोग अपना डायरेक्टर बोर्ड और एडिटोरियल डिसीजन मेकर्स, तो जिनको चीज़ें तय करनी होती है, तो कम से कम 10-11 लोगों की टीम तो हमारी है, और डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रोजी रोटी से तो जुड़ा है। दूसरी बात यह है कि हमारी हिम्मत और हौसले से भी जुड़ा हुआ है, कि हम तो बड़ी हिम्मत करके अलग अलग जगहों से आए। जैसे हमारी टीम में सब लोग अपने अलग अलग जगह पे काम कर रहे थे। मैं प्रसार भारती में असिस्टेंट ब्रॉडकास्टर के तौर पर ऑल इंडिया रेडियो में था, फिर आईएमसी से पढ़ाई करने के बाद यहाँ पर आया। हमसे पहले भी तमाम लोग अपने अपने जॉब छोड़ कर आए। हमारी टीम में हसीन रहमानी जी हैं, वो जी न्यूज़ में थे, वो अपनी जॉब छोड़ कर आए। पुनीत से लेकर तमाम टीम के मेंबर सब अपने अपने अलग अलग काम कर रहे थे, लेकिन उन्हें लगा ना कि वैकल्पिक मीडिया, वैकल्पिक आवाज़ की ज़रूरत है। वंचित तबके के लोगों की कोई बात नहीं कर रहा है, और इस समय तो इस देश के सबसे प्रिविलेज खानदान के लोग भी वंचित हो गए हैं। मतलब अगर हम कांग्रेस और गांधी परिवार की बात करें, या फिर सत्ताधारी रहे अखिलेश यादव और तेजस्वी यादव के परिवार की बात करें, तो न्यूज़ खबर मीडिया ने ऐसी बाइनरी बना दी है कि वो सब भी कहीं ना कहीं अब कम से कम इंफॉर्मेशन और कम्युनिकेशन की दुनिया में वंचित तबके के लोग हो गए हैं। तो अगर उनको एक स्पेस दिया जा रहा है, उनकी बातें रखने के लिए की जा रही है, तो बिल्कुल। अब इसमें हम देखते हैं कि हम लोग काम कर रहे हैं, तो मैं इस पे आता हूं कि जैसे आप देखेंगे खासकर बहुजन लाइन के कंटेंट क्रिएटर्स और मीडिया के लोग जो हैं, वो बहुत ज़्यादा इस बात पर लगे होते हैं कि वंचित तबके के लोग और उनकी पार्टियां या उनके एक्टिविस्ट लोगों को आवाज़ मिले, स्पेस मिले। अब उन्हीं में सोचिए, जैसे सोनम वांगचुक वहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, तो इन जनरल हम सब ले रहे हैं उस बात को कि लद्दाख की आइडेंटिटी पर हमला है, उसकी अस्मिता पर हमला है। पहली बात, लद्दाख में आबादी सबसे ज़्यादा किसकी है? शेड्यूल ट्राइब की है, तो उनके हक की बात हो रही है। अगर वहाँ की आबादी के 1/4 लोग, 1/5वें हिस्से के लोग आकर प्रोटेस्ट साइट पर बैठ जा रहे हैं, आप सोचिए। तो पहली बात कि अगर हम इस तरह की बातों को कर रहे हैं, तो एक सबसे ज्यादा वंचित तबके के लोगों के लिए बात कर रहे हैं। ऐसे ही आप झारखंड में बात कर रहे होंगे, छत्तीसगढ़ में बात कर रहे होंगे, राजस्थान में बात कर रहे होंगे, तो अचानक से किसी बात का हवाला देकर अगर बंद कर दिया गया, सीधा चैनल ही बंद कर दिया गया, तो ये खतरनाक तो है। तो मैं उन क्रिएटर्स को ही एड्रेस करते हुए ये बात कर रहा हूँ साहिल, कि अगर इस तरह के हमले होते रहेंगे, तो हम जैसे बोलता हिंदुस्तान जैसे या वाया क्विंट प्रिंट जैसे पोर्टल चलाने वाले लोगों के लिए ये खतरनाक है। लेकिन सबसे खतरनाक है जो सिर्फ यूट्यूब चलाते हैं, उनकी तो रोजी रोटी और सब कुछ वहीं से है। वो क्या करेंगे? उनके पास तो प्लेटफॉर्म के रूप में, सॉलिडरिटी के रूप में, लॉबी के रूप में, लोगों के रूप में ये लाखों लोग भी नहीं हैं। ट्विटर पे नहीं है, इंस्टा पे नहीं है, फेसबुक पे नहीं है, मोटे तौर पर नहीं है। वो क्या करेंगे? उनके साथ तो प्रिविलेज भी नहीं है कि 4-6 साल टीवी चैनलों में, अखबारों में काम किए हैं कि उनके लोग हर जगह बैठे हैं। तो ये इसलिए हमसे ज़्यादा जरूरी नहीं कि आप बोलता हिंदुस्तान के हवाले से करें, लेकिन सरकार से सवाल करें, खासकर बहुजन लाइन के मीडिया के लोग करें, क्योंकि उनकी पूरी आइडेंटिटी इसी बात से जुड़ी है। कई सारे ऐसे चैनल हैं जो दूर दराज के गाँव से भी ऐसी चीज़ें, ऐसी खबरें निकाल के लाते हैं जो और दुनिया तक पहुंच ही ना सके, तो वो सिर्फ यूट्यूब पे एक्टिव हैं और वो काम करते हैं। तो सोचिए कल को उनका अगर चैनल बंद हो जाए, तो वो जितनी सारी चीज़ें जो यूट्यूब के माध्यम से हमें मिल रही थी, वो हम तक कभी पहुंचेगी ना। दिल्ली जैसे शहरों में वो पहुंचे ही ना। हाँ, ये नहीं पहुंच पाएगा। और ये एक तरीका हो जाएगा, इस देश में जितना प्रोपेगेंडा चलाया गया है उसका काउंटर किसने दिया है? अल्टरनेट डिजिटल मीडिया ने दिया। पॉलिटिकल काउंटर दिया तमाम डिजिटल पोर्टल्स ने, वायर, क्विंट प्रिंट, तमाम ऐसे पोर्टल्स हैं, बोलता है हिंदुस्तान समेत तमाम पोर्टल्स हैं जिन्होंने पॉलिटिकल काउंटर दिया। लेकिन आप देखेंगे सोशल काउंटर कौन दिया? जो जातिवाद होता रहा, जो एक तबके को हमेशा अछूत माना गया, उसके लिए यूट्यूब चैनल्स आए, बहुजन लाइन के यूट्यूब चैनल्स आए। अलग अलग तरीके से अलग अलग काम या उसमें आलोचना, सहमतियां रख सकती हैं, लेकिन आप देखिए कि नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, न्यूज वीक, वॉइस, ये सब इनकी ज़रूरत क्यों पड़ी? इसलिए क्योंकि एक सो कॉल्ड मेन स्ट्रीम से इन्हें अलग कर दिया गया, इनके बातों को, इनको, तो हम सब उसमें आते हैं। अब हमारे साथ एक प्रिविलेज है, खासकर मेरे साथ एक प्रिविलेज है कि मैं दोनों कैटेगरी में आता हूँ, और हमारी टीम बहुजन में भी आती है और उस तमाम लिबरल और पॉलिटिकल काउंटर की डिबेट वाले भी खेमे में आती है। हम दोनों तरफ देख पा रहे हैं, दोनों तरफ की अच्छाइयों और बुराइयों को देख पा रहे हैं, और दोनों तरफ का सपोर्ट और सॉलिडरिटी भी मिल रहा है। इसमें कोई छुपाने की बात नहीं है। वहाँ से हम देख करके इस चीज़ को बड़ा स्पष्ट बता पा रहे हैं कि हमेशा जाति के आधार पर अटैक था, वो है और हर समय ज़्यादा रहेगा। लेकिन इस बार अटैक कुछ अलग है और बड़ा है।
बड़ा ये है कि आपके कुछ पहचान देखी ही नहीं जाएगी, बस आप खिलाफ में बोल रहे हैं, इतना ही काफ़ी है एक्शन ले लेने के लिए। क्या साहिल इस पर सवाल नहीं उठाएंगे कि गृह मंत्री झूठ क्यों बोल रहे हैं? जब इलेक्टोरल बॉन्ड में 50% से ज़्यादा मिला है तो 30% बोल करके उसे गलत इंटरप्रेट क्यों कर रहे हैं? क्या वो नहीं कहेंगे वित्त मंत्री झूठ क्यों बोल रही हैं, बातों को क्यों घुमा रही हैं, प्रधानमंत्री इतने झूठ क्यों बोलते हैं? बिल्कुल सब करेंगे। और बहुजन मीडिया के लोग क्यों नहीं करेंगे? जब जातिवादी लोग सरकार शासन सत्ता चलाएंगे, मीडिया चलाएंगे, तो मुझे लगता है कि इस देश में मीडिया के खिलाफ सबसे ज़्यादा काम बहुजन लोगों को करना होगा। हर चैनल को एक स्पेशल सेगमेंट का प्रोग्राम रखना होगा जो टीवी और अखबारों के काउंटर में अपनी बात रखें। ये बात मैं साहिल और बबीता को भी सुझाव दे रहा हूँ, ये मैं सुमित और अजरा को भी दे रहा हूँ, ये मैं शंभू जी को भी सुझाव दूंगा कि बहुजन मीडिया तभी कंप्लीट होगा कि जब आप सारे प्रोपेगेंडा पर, है ना, जो आर्थिक खबरें हैं उस पर भी काउंटर करिए, जो प्रोपेगेंडा चल रहे हैं, फेक न्यूज का फैक्ट चेक है उस पर भी करिए, जितने संसाधन है उसी में सीमित। तो ये हम सबके लिए मतलब कलेक्टिव लड़ाई है। समर, एक बात बताइए कि जैसे अभी चैनल गया, इससे पहले कभी ऐसा हुआ है कि किसी वीडियो के चलते कोई आपत्ति आई हो या नहीं, एकदम डायरेक्ट ऐसा ही हो गया? नहीं, इस तरह से नहीं हुआ है। एक आध बार जो स्ट्राइक वगैरह हैं वो जरूर आए हैं, लेकिन वो किसी गलतफहमी या किसी कंटेंट को लेकर आए हैं। और आप जानते हैं 3 स्ट्राइक शायद अलाउ करता है यूट्यूब की, 1 स्ट्राइक 2 स्ट्राइक के बाद तीसरे तक वेट करता है। तो उसमें एक तो गलतफहमी की वजह से हुआ कि हमारा ही वीडियो एक हमारे आईएमसी के सीनियर एक अपना पोर्टल चलाते हैं और दिल्ली दंगे का हमने एक रिपोर्ट का वीडियो डाला था, तो फेसबुक पर बहुत वायरल हुआ, 2.25 करोड़ के आसपास लोगों ने उसे देखा। तो उन्होंने उठा करके उस पर डाल दिया, क्योंकि एक इंडिपेंडेंट कंटेंट क्रिएटर ने हमें भेजा था, वो भी आईएमसी के स्टूडेंट थे, तो उन्होंने भेजा था तो हमने उस पर डाल दिया। और लेकिन उन्होंने हमसे पहले यूट्यूब पर डाउनलोड करके डाल दिया था हमारे फेसबुक को वीडियो से, या फिर उन्होंने ही डायरेक्ट भेजा हो जो भी, तो यूट्यूब पर चला गया। तो उनके यहाँ कोई उनका साथी नया काम करने वाला आया, तो उससे लगा कि हमने उनका कंटेंट चोरी किया, तो उसने स्ट्राइक भेज दी थी। एक ऐसे केस हुआ था। एक आध और बार किसी का कंटेंट, एक बार इमरान प्रताप गढ़ी एक शायर हैं, पॉपुलर अब पॉलिटिशियन भी हैं, उनका इंटरव्यू लिया था, तो उनके टीम से किसी ने गलतफहमी में भेज दिया कि अपने यहाँ का कंटेंट, लेकिन जब हमसे इंटरव्यू है तो ऑब्वियसली वो हमारा कंटेंट है। तो 2 बार गलतफहमी का याद है, लेकिन एक आध बार कोई गलत भी हुआ होगा अगर आया होगा। तो ये अलग अलग टाइम पर आए हुए स्ट्राइक हैं, इसके लिए तो हम सब तैयार रहते हैं ना, सुधार के लिए, संवाद के लिए। लेकिन यूट्यूब की तरफ से कुछ आया? यूट्यूब की तरफ से ही मैं बता रहा हूँ, सरकार की तरफ से कभी नहीं। सरकार की तरफ से कभी कोई आपत्ति नहीं आई है। सरकार के सपोर्टर की तरफ से भी कभी किसी मोहल्ले में एक छोटा सा एफआईआर भी नहीं हुआ है। बोलता हिंदुस्तान लगभग 1 लाख खबरें, कई हजार वीडियो करने के बाद, 8 साल की यात्रा तय करने के बाद एक भी एफआईआर नहीं है हमारे खिलाफ। और सरकार इतनी नरम दिल तो नहीं है कि छोड़ देगी, या सरकार के सपोर्टर। जाहिर सी बात है कि इस बात को तो हम छुपा ही नहीं रहे हैं कि हम सरकार और सरकार के खेमे के लोगों की 90% से ज़्यादा आलोचना करते हैं अपने कंटेंट में, लेकिन उसको जर्नलिज्म की एक अपनी लाइन के अंदर करते हैं। हम नरेंद्र मोदी की लाख आलोचना कर सकते हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के व्यक्तिगत जीवन में क्या चल रहा है उसकी हम CD MMS टेप रिकॉर्डिंग करने नहीं जा रहे हैं, जो चीज़ क्राइम में आता है। हम स्मृति ईरानी पर सवाल उठा सकते हैं उनके पॉलिटिकल डिसीजंस को लेकर के, हम उनके व्यक्तिगत जीवन पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं। ये फ़र्क हम समझते हैं। और सरकार अगर इतना समझे कि वो हमसे वैचारिक लड़ाई लड़ रही हो या परसेप्शन की लड़ाई, तो ठीक है, अब उसने पर्सनल कर दिया है, और ये समस्या है हमारे लिए, तमाम क्रिएटर्स के लिए। दूर तक देखेंगे तो सरकार के लिए कुछ ज़्यादा ही समस्या है। इस पूरे प्रकरण को अगर देखें समर, तो जैसे अभी हम बात कर रहे थे कि कोई अगर गांव में बैठ के गांव से वो तमाम खबरें निकाल के ला रहा है और उसको यूट्यूब पे एयर कर रहा है, तो इस परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें इसको, तो कितना खतरनाक है ऐसा कि अचानक से कोई चैनल उड़ जाना और उसको आप एक्सेस नहीं कर पा रहे हो? हाँ, जो लोग दूर दराज से क्रिएटर हैं, जिनके पास बहुत सारे लोग सॉलिडरिटी में खड़े होने के लिए भी नहीं हैं, और जो सीमित संसाधनों में हो सकता है अपने मोबाइल और ईयरफोन से वीडियो बना रहे हों, उनके लिए ज़रूरी ये है कि वो ये जान जाएं कि पहली बात चीज़ों को प्रेजेंट कैसे करना है, लेकिन एक डर जो है जिसका साहिल जिक्र कर रहे हैं कि क्या सरकार इस तरह से एक्शन ले लेगी तो वो क्या करेंगे, तो ये डर तो हर किसी के साथ है। जो गाँव गली में अपने नहर पर बैठ कर वीडियो बना रहा है वो भी डर रहा है, जो जर्मनी में बैठ कर ध्रुराठी वीडियो बना रहे हैं वो भी डर रहे हैं, जो साउथ दिल्ली में बैठकर या फिर अपने घर पर बैठ करके रवीश कुमार, अजीत अंजुम, अभिसार शर्मा, साक्षी जोशी ये लोग बना रहे हैं उनको भी डर है, और सैकड़ों बहुजन लाइन के कंटेंट क्रिएटर्स
डर रहे हैं, उसमें से दर्जनों जो अपना स्टूडियो बना पाए हैं, जो अपने काम कर रहे हैं टीम बना के, वो भी डर रहे हैं। तो ये जो 4-5 सेगमेंट के मीडिया वाले हैं, सबके साथ डर है, इंडिविजुअल कंटेंट क्रिएटर से लेकर के बड़े सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर तक। लेकिन इनमें एक लिबरल तबके को प्रिविलेज है, उस चीज़ का? प्रिविलेज इस बात का है कि उसके साथ सॉलिडरिटी में ढेर सारे लोग खड़े हो जाते हैं, बस इस बात का प्रिविलेज है। प्रिविलेज ये है कि हो सकता है वो अपना केस लड़ सके अपने पैसे पर, हो सकता है कि उसकी सुनवाई देश दुनिया में हो, न्यूयॉर्क टाइम, वॉशिंगटन पोस्ट तक हो, और हो सकता है कि उसके पास सोशल पूंजी हो कि सुप्रीम कोर्ट से लेकर तमाम जगहों पर उसके अपने लोग हों। लेकिन प्रिविलेज ये नहीं है कि वो सरकार के खिलाफ आ जाए। सरकार के लिए गो कोरोना गो करके एकदम गलत तुकबंदी का गाना गाने वाला अठावले भी प्री हो सकता है, लेकिन सरकार के लिए खिलाफ में बोलने वाला उनकी जाति समाज का तबके का ब्राह्मण या बनिया भी विरोधी हो सकता है। तो जब सरकार का मामला आएगा तो उनको अपने नैरेटिव को मजबूत रखना है, उसके लिए वो किसी पर भी अटैक करेंगे। ये है, हम समाज वाली डिबेट बिल्कुल किया करेंगे। जब हम लोग मीडिया के जातिवाद पर बात करेंगे तो उसमें हम लोग बहुत बातें कर सकते हैं, और उसमें तो पूरा समंदर है इस पूरी गहराई में उतरने के लिए, देखने के लिए कि कहाँ कहाँ किन किन लेयर्स में होता है। और गोदी मीडिया में ज़्यादा जातिवाद हो रहा है या सो कॉल्ड लिबरल मीडिया में, उस पर तो बहुत अच्छे से बातचीत हो सकती है। लेकिन ये जो सरकार के अटैक्स हैं वो इसीलिए। और एक डर जो बहुजन दृष्टिकोण से जो खबरें कर रहे हैं कि उनके लिए ये डर ज्यादा है। उनके लिए ज़्यादा डर इसलिए है कि जब आप देखिए कि जितना लिबरल लॉबी के लोग हैं, कंटेंट क्रिएटर्स हैं, या जो लोग कह रहे हैं कि हम संवैधानिक अधिकारों की रक्षा के लिए अपने काम कर रहे हैं, वो लोग कम से कम पॉलिटिकल अटैक ही कर रहे हैं। लेकिन बहुजन मीडिया वाले, उनको तो साथ में एक सामाजिक आंदोलन और एक लड़ाई लेकर चलना है। उनको तो इस देश की जाति व्यवस्था पर भी सवाल करना है, उनको मनु पर भी सवाल करना है, उनको उस मर्यादा पुरुषोत्तम पर भी सवाल करना है, उनको ज्योतिबा फूले के हवाले से ब्रह्मा पर भी सवाल करना है, उनको उस चरवाहों के नायक कृष्ण के हवाले से, ऋग्वेद के हवाले से जातिवादी इंद्र पर भी सवाल करना है। वो क्या करेंगे? तो इसके लिए आप देखिए, इसी देश की सरकार है, और इसी सरकार के आप मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स की वेबसाइट खोल कर देखिए, तो यहाँ पर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, ज्योतिबा फूले समेत बहुजन नायक नायिकाओं के तमाम लेख आर्टिकल खुद सरकार की तरफ से पब्लिश मिल जाएंगे। ठीक है, तो कम से कम इस बात को तो मानना जा रहा है कि इस विविधता वाले देश में सबको अपनी बात रखने का है। दूसरा कि समर की टोन कैसी है, रवीश की टोन कैसी है, ध्रुव राठी की टोन कैसी, इसमें भी फर्क आएगा। वंचित तबके की बबीता और साहिल की टोन कैसी है, ये भी फर्क आएगा। फर्क इसलिए आएगा कि सबने अलग अलग डिग्री में सहा है ना। हो सकता है कि उन लोगों ने जातिवाद ना सहा हो, समर ने बहुत कम सहा हो, लेकिन बबीता और साहिल ने हर मोड़ पर सहा हो। तो जातिवाद, सांप्रदायिकता, सारी चीज़ों को किसी मुस्लिम एंकर रिपोर्टर का अलग दर्द हो तो उनके व्यक्त करने के तरीके अलग हो सकते हैं। अनटिल एंड अनलेस इस देश के संविधान और उसके प्रीफेस को बिगाड़ने वाला, उसको गलत इंटरप्रेट करने वाली कोई बात नहीं है, तब फिर क्या दिक्कत है? आप आलोचना तो स्वीकारिए, और नहीं स्वीकारेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी, और अकड़ के खड़ी सरकार बहुत बहुत ज़्यादा समस्या में आती है। हम लोग तो देश दुनिया का देखते पढ़ते रहते हैं, बहुतों को ये गुमान हो गया होता है कि वो अब खुदा बन चुके हैं। हम खुद ही कह रहे हैं कि सच में मोदी इतना बड़े बन चुके हैं कि उनके सामने विपक्ष बहुत कमज़ोर दिख रहा है। लेकिन उस बड़े होने में इतनी भूल कहाँ कर दे रहे हैं? किसी को भी उठा के जेल में डाल दे रहे हैं, सिटिंग मुख्यमंत्री को उठाकर जेल में डाल दे रहे हैं, किसी को जेल में डाल रहे हैं तब आनन फानन में इस्तीफा देना पड़ रहा है, किसी का कोई चैनल बंद करवा दे रहे हैं। तो कहीं वो पावर दिमाग पर तो नहीं चढ़ गया है? ये एक समस्या है। सरकार के लोग को ज़्यादा चिंता करना चाहिए, जो लिबरल कंटेंट क्रिएटर्स हैं उससे ज़्यादा चिंता करना चाहिए बहुजन कंटेंट क्रिएटर्स को। लेकिन सबसे ज़्यादा चिंता करना चाहिए इस देश की सरकार को कि अगर इतनी बड़ी आबादी 80-85% के लोग अगर उन पर भरोसा खो दिए ना, तो फिर दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि प्रचार से आए हैं। इस पूरे मामले को आगे आप कैसे लेके जाएंगे? मतलब क्या प्लानिंग की? कायदा तो ये है कि पहले टेक्निकल देखा जाए, तो हमने टेक्निकल के लिए गूगल से सवाल जवाब किया है। उन्होंने पल्ला झाड़ लिया। हाँ, उन्होंने पल्ला झाड़ लिया कि हम रिस्टोर नहीं करेंगे। दूसरा है कि गवर्नमेंट इसमें एक पार्टी है, तो हम उससे भी संवाद कर रहे हैं। 1-2 दिन तक और इंतज़ार कर लेंगे, हम प्रॉपर ईमेल ही भेज करके वो जवाब का इंतज़ार कर लेते हैं। वो भी नहीं आता है, तब फिर लीगल है ना। इस देश की डेमोक्रेसी के अलग अलग पिलर्स हैं, तो धाराशाही होते हुए भी कम से कम भरोसा तो उन्हीं पे जताए रखना है। तो हम जाएंगे जुडिशरी से इस बात में न्याय मांगने के लिए। वहाँ से हम उम्मीद करेंगे कि कोर्ट से हमें कुछ बेहतर राहत मिले। और बात सिर्फ बोलता हिंदुस्तान की, उसके टीम की नहीं है ना। न जाने कितने लोग
कई 100 कॉल हम लोगों के पास इस बात को लेकर आई है कि लोग डर रहे हैं कि हमारे चैनल का क्या होगा। वो दूर दराज भैंस चराकर पुलिया पर बैठकर वीडियो बनाने वाला कोई व्यक्ति भी अपने डर जाहिर कर रहा है। और उसमें से हमने तो देखा ट्विटर पर एक व्यक्ति, दारा सिंह शायद नाम है, दारा सिंह यादव हैं वो, उन्होंने अपने कंटेंट भैंस चराते हुए वीडियो बना रहे हैं, ब्लॉग बना रहे हैं और कह रहे हैं, सरकार को ललकार रहे हैं कि आप हम पर कितने हमले करोगे, हम तो भैंस चरा कर काम चला लेंगे, आप हमें बहुत मतलब विकल्पहीन नहीं कर पाओगे। तो उनके हौसले को तो हम सलाम करते हैं। लेकिन सोचिए कि उनके भी दिमाग में आया ना कि ये सरकार उनको विकल्पहीन कर सकती है, या उनको जिनका कंटेंट अच्छा लगता है वो देखते हैं, उन लोगों के साथ गलत कर सकती है। और ये डर रवीश कुमार, अजीत अंजुम और साक्षी जोशी, अभिसार जैसे तमाम लोगों के साथ भी होगा, विदेश में बैठे ध्रुव राठी के साथ भी होगा कि यार जब जवाब ही नहीं मांगेंगे, जब सवाल ही नहीं करेंगे, सीधा चैनल उड़वा देंगे, तब तो ये समस्या है ना। तो आप देखिए, डिग्री अलग है, प्रिविलेज अलग है, लोग अलग हैं, लेकिन सवाल सबके साथ एक है कि सरकार अगर बिना सवाल किए, बिना आपका पक्ष लिए चैनल उड़ा देगी तो ये डर है। तो इसलिए कोई पॉलिटिशियन की तरह नहीं बोल रहा हूँ कि ये लड़ाई सबकी है, बहुत मैं टेक्निकली देखकर बता रहा हूँ कि ये लड़ाई सबकी है। उनकी भी है जो ऑफ इंडिया देखकर मजे ले रहे हैं, उनकी भी है जो अपने अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल देख रहे हैं, और मोदी जी के लिए भी है कि बयान, क्या नाम है उनका, जिनके साथ अभी बैठे थे, यूट्यूबर हैं, एक अपना हेल्थ के लिए काम करते हैं, ऐसे तमाम लोग ना उनके साथ जाते हैं। तो मोदी जी के जो फेवरेट यूट्यूबर्स हैं उनके साथ कैसे बैठेंगे जब वो यूट्यूबर डरे रहेंगे, कंटेंट ही नहीं क्रिएट करेंगे। तो ये सबके लिए है समस्या। इसकी बात चल रही है। इसके बाद अब जब आप जाएंगे आगे और रिस्टोर हो जाता है जैसे कि मांग हो रही है, तो आपके कंटेंट में कुछ बदलाव आएगा पहले से? कंटेंट में ये है कि मैं आलस किए और किसी व्यक्तिगत वजह से, एक अपना डिप्रेशन का दौर है, तो मैं काम नहीं कर रहा था। 14 महीने से छुट्टी मना रहा था और 2-2.5 महीने से तो बिल्कुल ऑफिस नहीं जा पा रहा था। तो इस कार्रवाई से ये हुआ है कि अब मैं लगातार काम करूँगा। पहले हफ्ते में, महीने में 1-2 वीडियो बनाया करता था, सरकार की कमियों खामियों को उठाया करता था। अब कोशिश करूँगा रोज़ हफ्ते में 5-10 वीडियो हो। अब ये होगा कि पहले कई चीज़ें, कई करतूतें छुप जाती थी, अब हम उस पर और तल्ख तेवर के साथ आएंगे। बदलाव यही होगा कि तेवर में तल्खी आ जाएगी। बदलाव यही होगा कि सिर्फ पॉलिटिकल डिसीजन ही नहीं, सोशल लेवल पर जो अत्याचार हो रहे हैं उनको भी और जगह मिल पाएगी। बदलाव ये है कि टीम छोटी थी या बिखरी हुई थी, तो अभी सिर्फ पॉलिटिकल चीज़ों पे हो रहा था, फिर से हम अपने उसी तेवर में आ जाएंगे और फिर तो फूले पेरियार, बाबा साहब, वो सारी सीरीज शुरू होगी। वो जड़ पे चोट है तो फिर जड़ पे काउंटर करेंगे ना। बदलाव यही देखने को मिलेगा, अपने तेवर में आ जाएंगे। इससे आपका हौसला नहीं टूटा? नहीं, बहुत, क्योंकि मैं पॉलिटिकल साइंस में बहुत डिटेल में पढ़ा ना, तो बहुत डरते हैं सरकार के लोग, हर समय डरे रहते हैं। जिनके पास बहुत कुछ होता है ना, आप अपनी अभी गाड़ी लेकर चल रहे हैं और वैसे बेफिक्री में जा रहे हैं, ज़्यादा चिंता नहीं, उस गाड़ी में कई करोड़ रुपए है ना, तो आप डरते रहेंगे। सरकार के पास बहुत कुछ है ना, कई हजार करोड़ रुपए इलेक्ट्रल बॉन्ड के हैं, नोटबंदी के कई लाख करोड़ रुपए कहीं किसी और के पास हैं, हिंडनबर्ग का जो खुलासा है और उनके साथी लंगोटिया यार अडानी के कहीं और हैं। तो सरकार के पास हर मोड़ पर रुपया, पैसा, फाइनेंस, पूंजी, प्रचार, प्रोपेगेंडा के रूप में बहुत बड़ी पूंजी है। सरकार नो डाउट की बहुत बड़े कैपिटल के साथ खड़ी है। तो जिसके पास कैपिटल, वो बहुत डरते हैं। तो इस आधार पर मैं बहुत टेक्निकली डिफाइन करके आपको बता रहा हूँ क्यों डर रहे हैं। मैं मतलब सिर्फ इसलिए नहीं कि नेताओं की तरह कह दे रहा हूँ कि हमसे डरते हैं। क्यों, हमसे क्यों डरेंगे भाई? हाँ, हम सबके साथ एक समस्या ये है कि हम सब फाइनेंशियली स्ट्रगल कर रहे होते हैं। तो मतलब ये सीबीआई, ईडी वाला मजाक तो मुझे नहीं लगता कि कभी बहुजन मीडिया के साथ किया जा सकेगा, और करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि समर के यहाँ आते हैं या पूरी बोलता हिंदुस्तान टीम के किसी भी मेंबर के यहाँ जाते हैं या बोलता हिंदुस्तान के दफ्तर जाते हैं या न्यूज वीक के दफ्तर जाते हैं, नेशनल दस्तक, दलित दस्तक, दलित डेस्क या वॉइस के दफ्तर जाते हैं, तो हम कायदे की ढंग की चाय भी बना पाएंगे। आधा लीटर वाले दूध में 12-14 चाय बनाएंगे, तो फिर ईडी के ऑफिसर से हम दूध, चाय सब मंगाएंगे, बिस्किट, तो समझ में आ जाएगा कि गलत जगह आए हैं। तो हम लोग फाइनेंशियली स्ट्रगल करने वाले लोग हैं, यहाँ पर तिजोरी और बिटकॉइन ढूंढने ना आए। जी बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया समर, हमसे बात करने के लिए और अपना समय देने के लिए। बिल्कुल साहिल, और किसी दिन इत्मीनान में हम लोग सामाजिक मुद्दों और तमाम चीज़ों पर चर्चा करेंगे। बहुत सारी चीज़ें पेंडिंग रही, तो किक मिल गई है, देखते हैं कितने एक्टिव होते हैं। और आप लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, इसको करते रहें। बहुत बहुत शुक्रिया। तो ये थे हमारे साथ समर राज, और आपको ये पूरी कॉन्वर्सेशन कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। मेरा नाम है साहिल वाल्मीकि और आप देख रहे थे द वॉइस मीडिया।